तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम बिजनेस मौर्य, आपका स्वागत है टॉपिक इंट्रिक चैनल पे। हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो एफएसएम की बुक है उसका स्टार्ट करा था। 12 चैप्टर हम कंप्लीट कर रखे थे जिसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब आज पढ़ेंगे लेसन 13 जिसमें बताया गया बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शन स्ट्रेटेजी। जैसे स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के 4 फेसेस थे। पहला फेसेस था स्कैनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, दूसरा स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, तीसरा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेशन और चौथा स्ट्रेटेजी इवैल्यूएशन। तो यही फेसेस बता रखे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जिसमें पहला लेसन जो दे रखा है 13 उसमें बता रखा है फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी ऑफ फॉर्मुलेशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी होती क्या है? ये बिजनेस पॉलिसी जो होती है ये बिजनेस की पॉलिसी पॉलिसी होती है जिसमें बताया गया होता है गाइडलाइन। क्या बताया होता है? गाइडलाइन कि क्या क्या चीजें एक्शन जो गवर्न करना और क्या क्या चीज गलत है क्या सही है, ये बताता है एक पॉलिसी। ठीक है, तो डेफिनेशन पर चलते हैं। बिजनेस पॉलिसी आर द गाइडलाइन डेवलप्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये गाइडलाइन होती है जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाती है टू गवर्न द एक्शन ऑफ दोज हु आर द पार्ट ऑफ इट। ये इसलिए बनाई जाती है कि हर एक का जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है उसके एक्शन को गवर्न करना जाए उसे हम बिजनेस पॉलिसी कहते हैं। सिंपल। They define the potential limit which within which decision must be made. Business policy also deal with the acquisition of resource with the organization goal can be achieved. और ये पॉलिसी जो होती है वो also डील करती है जो रिसोर्स का जिससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव करा जा सके। ये था बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बोल ले तो। अब बात करते हैं फीचर फीचर ऑफ बिजनेस पॉलिसी। पहला स्पेसिफिक। जो बिजनेस पॉलिसी होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसमें जो फीचर है वो डिफाइन होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, क्या क्या फीचर दे रखे हैं। जैसे एवरी पॉलिसी मस्ट हैव ए बेसिक फीचर ऑफ बिजनेस बीइंग स्पेसिफिक और डेफिनाइट। इफ इट इज अनसर्टन दैट इट्स इम्प्लीमेशन विल बी डिफिकल्ट। वो जो उनकी स्पेसिफिक उसमें पता होना चाहिए कि क्या स्पेसिफिक थिंग है। ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक नहीं पता होगा तो उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम इंक्रीज हो सकती है। दूसरा, क्लियर। जो पॉलिसी होती है क्लियर होनी चाहिए जो आम लोगों को बड़े प्यार से समझ आ सके। जैसे उसके एम्प्लॉय है उसे आराम से समझ आ सके, किसी को ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़े, वैसी होनी चाहिए बिजनेस पॉलिसी। फिर रिलायबल एंड यूनिफॉर्म। भरोसे करने लायक होनी चाहिए कि हाँ वो उस पे भरोसा करा जा सकता है। यूनिफॉर्म, जो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और यूनिफॉर्म तरीके से हो। थर्ड और फोर्थ, अप्रोप्रिएट। पॉलिसी शुड बी अप्रोप्रिएट टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसी होनी चाहिए कि जो रिप्रेजेंट कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन गोल के, ना कि कुछ और बता रही हो। बिल्कुल रिप्रेजेंट कर रही हो ऑर्गेनाइजेशन गोल को, वो फीचर होनी चाहिए एक बिजनेस पॉलिसी में। सिंपल। बिजनेस पॉलिसी सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड। सिंपल होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए जिसे अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम या समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इंक्लूसिव एंड कंप्रेहेंसिव। इन ऑर्डर टू हैव अ वाइड स्कोप अ पॉलिसी मस्ट बी कंप्रेसिव। बहुत सारी चीजें होती है मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें वही मेन पॉइंट होनी चाहिए जो जरूरी है, ना कि फालतू चीजें होनी चाहिए एक बिजनेस पॉलिसी में। फ्लेक्सिबल। पॉलिसी शुड बी फ्लेक्सिबल इन एप्लीकेशन। जो पॉलिसी होती है वो फ्लेक्सिबल हो चाहिए, जो टाइम के टाइम साथ हम चेंज कर सके। यानी कि एक बार बना दिया फिर उसे चेंज नहीं कर सकते, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंजेस आते हैं हम उस पॉलिसी को चेंज कर सके, ऐसी हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेबल। पॉलिसी शुड बी स्टेबल so as to avoid the scope of any indecisiveness and uncertainty। वो ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल हो, ये ना कि हम एक हटाए दूसरी लाए, एक हटाए दूसरी लाए। वो चलती होनी चाहिए और उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए। ये थे कुछ फीचर पॉलिसी के। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी के। अब इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी। ठीक है,
The origin of business policy can be traced back to 1991 when Harvard Business School introduced the integrative course in management aimed at the creation of general management capability. कहाँ यह origin कहाँ बिजनेस पॉलिसी का जो 1911 में हुआ और हार्वर्ड स्कूल इंट्रोड्यूस करा गया था बिजनेस पॉलिसी को. Then this course was based on the some case study which had been in the use of school for instruction purpose since 1999. ये कुछ केस स्टडी के बेस पे बनाया गया जिससे स्कूल में इंट्रोडक्शन करवाया गया सिंस 1992 में. The Gordon and Howell report sponsored by the Ford Foundation recommended a capstone course of business policy. सबसे पहले गॉर्डन एंड हवेल रिपोर्ट जो फॉर्ड फाउंडेशन में बताया गया था इस बिजनेस पॉलिसी के बारे में जिन्होंने सबसे पहले यूज करा था. अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी. क्या इंपॉर्टेंस बिजनेस पॉलिसी इज इंपॉर्टेंट एज अ कोर्स इन मैनेजमेंट curriculum and component of executive development program of a middle level manager preparing to move up to senior management level. A study of business policy fulfill the needs of management student as well as those who middle level managers. Highlight the important business policy. We consider four area where this course proved to be beneficial. हम कुछ ऐसा एरिया बताएंगे जहां बिजनेस पॉलिसी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है. ठीक है, पहला फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ. ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज है जो बिजनेस पॉलिसी हमारे लिए होती है. यही बताया गया फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ. अपने आप में देखा जाए तो एक बिजनेस पॉलिसी बहुत अच्छी है. जो बिजनेस पॉलिसी सीक्स द इंटीग्रेट नॉलेज एक्सपीरियंस गेन इन वेरियस फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट. It enables the learner to understand and make sense of complex interaction that take place between the different function area. बिजनेस पॉलिसी जो है वो नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करती है अलग अलग फंक्शन एरिया में. ठीक है, जिससे क्या होता है जो लर्नर होते हैं वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं और कॉम्प्लेक्स एरिया में इंटरेक्शन कर पाते हैं जिससे वो सॉल्व कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम को. इसलिए बिजनेस पॉलिसी की ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है. अब on the understanding of business environment. बिजनेस पॉलिसी से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को भी समझ सकते हैं. कैसे? Regardless of level of management where a person is a business policy creator and understanding of how policy formulate they have the increase of creation and appreciation of complexity of environment that senior management face in any policy formulation. जब कोई इस पॉलिसी को बनाता है तो सिंपल सी बात है वो स्कैन करके बनाएगा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों को देखेगा. जब वो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करता है तो उससे से कुछ नई चीजें पता चलती है और उससे उसे मदद मिलती है कि वो कोई भी चीज को टक्कर दे सके और कोई भी चीज को सॉल्व कर सके, उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो. ये होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो हम तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं. तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे भी तो जब समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या जरूरी चीज है बिजनेस में और क्या क्या जरूरी गोल है, विजन है और ऑब्जेक्टिव है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का. तो पॉलिसी बिजनेस पॉलिसी होती है, इसे हम ऑर्गेनाइजेशन को भी समझने का इंपॉर्टेंस होता है. अब यहाँ फ्रेमवर्क दे रखा है. स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क. पहला स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन, ट्रांसलेशन, स्ट्रेटेजी टू एक्शन, टेक्स्ट और लर्न अडेप्ट. जैसे वही चीज है, पहले बनाते हैं, पहले पता करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि सही है कि नहीं. अब विजन क्या होता है? विजन सर्व द पर्पस स्टार्टिंग व्हाट ऑर्गेनाइजेशन विशेस टू अचीव इन अ लॉन्ग टर्म. ये बताता है कि क्या ऐसी चीज है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की विशेष है जो वो लॉन्ग टर्म में एंड द एंड में वो अचीव करना चाहता है, उसे कहते हैं विजन. इसमें लास्ट में डेफिनेशन दे रखी है. इससे हमें पूरी तरह से मिशन और विजन दोनों में फर्क पता चल जाएगा और क्या क्या पॉइंट है ये भी पता चल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. मिशन. A mission is statement talks about talk about how you will get to where you want to be. मिशन क्या बताता है कि तुम कैसे जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो, वो बताता है मिशन. ठीक है. और
विजन स्टेटमेंट आउटलाइन वेयर यू वांट टू बी, और विजन बताता है तुम कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, ये बताता है विजन। और मिशन बताता है कि तुम कैसे जहां जाना चाहते हो तुम वहां कैसे जाओगे, ये बताता है मिशन। ठीक है। आंसर, व्हाट वी डू, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट, क्या करना चाहिए और क्या हमें सबसे अलग बनाता है। आंसर, वेयर डू वी एम टू बी, और हमारा सपना है कि हम कहाँ पहुंचे, वो बताता है विजन। मिशन स्टेटमेंट टॉक अबाउट प्रेजेंट लीडिंग इट्स फ्यूचर, ये बताता है कि जो प्रेजेंट में हम फ्यूचर में जाना चाहते हैं, और विजन टॉक अबाउट योर फ्यूचर, और जो विजन है वो केवल फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में हमें यहाँ पे पहुंचना है। फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, चेंजेस दे रखे हैं, में स्टेटमेंट दे रखे हैं, और फीचर ऑफ इफेक्टिव स्टेटमेंट दे रखे हैं। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन आएगा भी, तो अगर आता है क्वेश्चन यहाँ से आएगा और ये क्वेश्चन आएंगे, आने के चांसेस होंगे, तो यहाँ दोनों से क्वेश्चन बनेंगे। ये होगा हमारा विजन मिशन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। विजन जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, विजन क्या है, बैंक ऑफ चॉइस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बैंक की चॉइस है कि वो ट्रांसफॉर्म करे इंडिया को, ये विजन है उन लोगों का, क्योंकि ये बहुत दूर तक की सोचे और फ्यूचर की बात कर रहे हैं। मिशन, कमिटमेंट टू प्रोवाइड सिंपल रिस्पॉन्सिव इनोवेशन फाइनेंशियल सॉल्यूशन, जब हम लोगों को सिंपल रिस्पॉन्सिव इनोवेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज देंगे, तो जैसे जैसे हम रिसोर्सेज देंगे तो लोग डेवलप होंगे, उनकी मुसीबतें सॉल्व होने लग जाएंगी, तो उससे क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा। तो वैसे जैसे जैसे मिशन पूरा होता जाएगा वैसे वैसे विजन पूरा होता जाएगा। उसे ऐसे बता रखे, सारे एग्जाम्पल दे रखे, अलग अलग के गूगल के दे रखा है, गूगल का दे रखा है, इंटेल का दे रखा है, सैमसंग का दे रखा है, फेसबुक दे रखा है। ये थे कुछ एग्जाम्पल विजन मिशन के। बात करते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी है, तीन हिस्सों में बांट रखा है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी और फंक्शनल स्ट्रेटेजी। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी तीनों है। पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजी प्लानिंग प्रोसेस। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी क्या होती है, ये एसेंस होते हैं प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग की, क्या होती है, एसेंस होती है प्लानिंग स्ट्रेटेजी। इट डिटरमाइन द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, डायरेक्शन, टाइमिंग, एक्सटेंड एंड प्लेस ऑफ द फर्म ग्रोथ, जो बताती है ऑब्जेक्ट ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंपनी की, और डायरेक्टिंग, टाइमिंग, एक्सटेंड, प्लेस ऑफ फर्म ग्रोथ, ये सब पर भी ध्यान देती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फिर इट डिफाइन हाउ द फर्म विल बी रिमेन सस्टेनेबल इन लॉन्ग टर्म, और ये बताती है कि फर्म कैसे लंबे समय तक टिकी रहेगी। यहाँ पे कुछ ऑथर है जो बता रखे हैं, डेफिनेशन दे रखे हैं, ठीक है, ये हमें याद करने की चीज है। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी, business level strategy is applicable in those organizations which have different business and each business is treated as a static business unit। बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी वहां एप्लीकेबल होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट बिजनेस हो। जैसे एक बात कर ले रिलायंस की, ठीक है, वो कम्युनिकेशन भी संभालती है, इंडस्ट्री भी संभालती है, ठीक है, मार्केट भी संभालती है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको वहां हमें बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल करी जाती है। समझ आ गया। फिर यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन दे रखे हैं, ये भी हमें याद करने की चीजें हैं। फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी, फंक्शन strategy is suggested by the title related to single function operation activity involved therein। ये सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑपरेशन से रिलेटेड, फंक्शन ऑपरेशन एंड एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो बताता है functional strategy deal with the relatively restricted plan, providing objective for a specific function, allocation and resources among different operations within the function area and coordination between them for optimal contribution to achievement of a strategic business unit and corporate level objective। और ये बताता है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो स्पेसिफिक फंक्शन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, जो रिसोर्स है वो आपस में बांटे जिससे हमारे फंक्शन एरिया सही से काम करे, और कोऑर्डिनेट करते रहे हैं कि जिससे हमारे
स्ट्रेटेजी बिजनेस यूनिट है वो अचीव हो सके, इसका काम होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी का। आगे चलते हैं। की डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस कैटेगरी बिजनेस स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है, बस डिफरेंस दे रखा है दोनों के बीच। अब फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी, जो फंक्शनल स्ट्रेटजी थी, तीन स्ट्रेटजी थी हमारी, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रेटजी। अब उसी में बताया गया है कि फाइनेंशियल मैट्रिक हैव अ लॉन्ग बीन स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग फॉर परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल गोल एंड मैट्रिक्स आर एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन द बेंचमार्किंग द बेस्ट इन इंडस्ट्री एंड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड होनी चाहिए, एसेट मैनेजमेंट होनी चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होनी चाहिए, ग्रोथ इंडिस होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट एंड असेसमेंट होनी चाहिए, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए। ये सारी चीजें होनी चाहिए एक फंक्शनल स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट में, ठीक है। अब बात करेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंस स्ट्रेटेजी, कैसे फॉर्मुलेट करें हम फाइनेंस स्ट्रेटेजी को। Strategy financial management. Strategic financial management is a concern with the development of finance strategy by identifying some key strategy attractive with the capable of maximizing entities net profit, net present value by allocation of scarce capital resource among the competitive opportunity. सिंपल सी बात है, स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड चीजों पे ध्यान देती है, जिससे हमारी जो फाइनेंशियल की ऑर्गेनाइजेशन की नेट प्रेजेंट वैल्यू वो इंक्रीज हो जाए, बस ये बता रखा है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन तरीके से होती है, पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। अगर इन तीनों की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे पहले चैप्टर में फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होती है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या होती है और डिविडेंड डिसीजन क्या होती है। अब बात करते हैं इंटर रिलेटेड ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, तीनों चीजें कैसे आपस में मिली हुई हैं। हाँ, the aim of all three decisions is profit maximization and wealth maximization of the shareholder। तीनों का एम यही है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और करे और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शेयर होल्डर का करे, बस तीनों का यही एम होता है। दूसरा, to order to make investment decision such as the investment in some major project, the first thing is finance available to make investment। हमारी फाइनेंशियल ऐसी होनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट कर सके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने टाइम, ठीक है। ये तीनों की चीजें, फाइनेंशियल डिसीजन आल्सो फंक्शन ऑफ डिविडेंड डिसीजन, और जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो फंक्शन है किसका, डिविडेंड डिसीजन। क्योंकि जब हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कितने हमारे पास फाइनेंशियल सही से इन्वेस्ट करिए जिससे हमें डिविडेंड मिले, तभी तो हम दूसरों को भी डिविडेंड देंगे। ये तीनों की इंटर रिलेटेड थी। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Marketing strategy is the means by which firm is effectively able to differentiate itself from its competitor by capitalizing on its strength to provide consistency, better value its customer than its competitor। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो हमारी अपने कंपटीटर से अलग बनाती हो, कैपिटलाइजेशन में हमारे पैसे फाइनेंस के उसमें हमें अलग बताती हो कि हम अलग है दूसरों से, वो होती है फाइनेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डेफिनेशन दे रखी है कुछ लोगों की, ये हमें याद करने वाली चीजें हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट आंसर, देयर वाज 3W, तीन चीजें होती हैं, ठीक है। मार्केट स्टडी में 3 आंसर होते हैं, पहले विच मार्केट की कॉम्पिटिट, कौन से मार्केट हमें कॉम्पिटिट करना चाहिए, ठीक है, और विच बेसिस फर्म कॉम्पिटिट, और किस बेसिस पे हमारा फर्म कॉम्पिटिट करेगा, और व्हेन टू कॉम्पिटिट, और कब हमें कॉम्पिटिट करनी चाहिए, ये बताता है स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजी गैप क्या होता है, डेलिब्रेटेड स्ट्रेटेजी और इनएडवांटेड स्ट्रेटेजी, इनके बीच का जो गैप होता है उसे स्ट्रेटेजी गैप कहते हैं। अब market position and strategy, in term of position firm may be classified as a market leader, market challenger or market followers or market niche।
मार्केट पोजीशन को देखते हुए मार्केट फर्म्स को 4 हिस्सों में बांटा गया, मार्केट लीडर, मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर्स और मार्केट लीडर। अब ये मार्केट लीडर क्या होते हैं? मार्केट लीडर इज द वन हु कंट्रोल सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। मार्केट लीडर वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है ज्यादा से ज्यादा शेयर्स का, ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्केट लीडर। द गोल ऑफ मार्केट leader is to reinforce their prominent position through the use of branding, develop and maintain their corporate image and restriction the competitor brand। इनका जो अपना मार्केट लीडर होता है, ठीक है, ये अपने पोजीशन को लेके करते हैं, इनकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी होती है, ठीक है, ब्रांड वैल्यू अच्छी होती है, फिर से ये कंपटीटर करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, वो होते हैं मार्केट लीडर। मार्केट चैलेंजर, मार्केट चैलेंजर होल्ड द नेक्स्ट हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द इंडस्ट्री। मार्केट चैलेंजर जो होते हैं तो मार्केट लीडर के बस उसके नीचे दूसरे नंबर पे आते हैं मार्केट चैलेंजर। फॉलोइंग क्लोजली द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर, जो उसके नीचे, तो सिंपल सी बात, इनके पास भी पावर है, पोजीशन है और कंट्रोल है इन द मार्केट में, ठीक है। द मार्केट प्रोसेसर इज जनरली ऑफेंसिव बिकॉज दे हैव लेस लॉस एंड मोर टू गेन द टेकिंग रिस्क। दे विल कम्पीट टू नेक। जैसे जैसे मार्केट लीडर चलता रहेगा वैसे वैसे ये मार्केट चैलेंजर चलते रहते, उसे बोलते हैं नेक टू नेक। फिर बात करते हैं मार्केट फॉलोअर्स। Follows are generally contained by the taking a basket and follow the policy of wait and watch। जो मार्केट फॉलोअर्स होते हैं वो पहले मार्केट चैलेंजर और मार्केट लीडर को देखते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या गलती करी है उसको सुधारते हैं और जो सही चल रहा उसे और अच्छा करके ये मार्केट फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। ये अपनी पॉलिसी रखते हैं वेट एंड वॉच। बात करते हैं मार्केट नेचर। द मार्केट नेचर ऑक्यूपाई स्मॉल नाइच इन द मार्केट एंड ऑर्डर टू अवॉइड नेक टू नेक। ये अपनी स्मॉल मार्केट से काम करते हैं, ना कि देख देख के नेक टू नेक जैसे वो कर रहे हैं वैसे ही नहीं चलते, ये अलग तरीके से थोड़ा अपना हिसाब रखते हैं। अब बात करते हैं एंटी स्ट्रेटेजी। मार्केट स्ट्रेटेजी में भी डिफर डिपेंडिंग ऑन द यूनिक सिचुएशन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस। अकॉर्डिंग टू लिम्ब्रन एंड Montegromi, every entry into market, whether it is new or not, is classified under the market pioneer closer for or late follower। जितने भी मार्केट में लोग एंटर करते हैं उन्हें तीन हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है, pioneer, closer, or follower, close followers and late followers। मार्केट आर द इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये जो मार्केट पायोनियर्स होते हैं, ठीक है, ये इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जिससे इनके रिजल्ट में इनटू सम अर्ली एंट्री इन द मार्केट शेयर एडवांटेज देन फॉलोअर्स एज दे हैव द फर्स्ट मूव एडवांटेज। पायोनियर मस्ट एंश्योर दैट they are the having at least one or more three primary resources: technology, leadership, perception and assets of the buyer switching cost। जो ये पॉइंटर होते हैं इनके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है, इनोवेशन में सबसे आगे होते हैं, जिससे इनकी तीन रिसोर्सेज पूरी होती हैं। पहला टेक्नोलॉजी लीडरशिप, प्रिजम्पशन ऑफ असेट्स और बायर स्विचिंग कॉस्ट, ये तीनों चीजें होती हैं। अब बात करते हैं इफ देयर इज अ प्रॉफिट पोटेंशियल इन द इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द मेकर पॉइंटर, मेनी बिजनेस वुड स्टेप इन द ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट। जैसे पॉइंटर काम करता है, अगर उसने कुछ प्रोडक्ट अच्छा बनाया है तो सेम वैसे ही काम करने वाले को हम बोलते हैं क्लोज फॉलोअर्स। सिंपल। Late entrant, who follow after the close follower are known late entrant। जो क्लोज फॉलोअर्स होते हैं उनको फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं लेट एंटर। लेट एंटर हैज अ सर्टेन एडवांटेज such ability to learn from their early competitor and improve the benefit of reducing the total cost। ये वो होते हैं और ये कुछ सीखते हैं अपने फॉलोअर से, जो क्लोज फॉलोअर होते हैं उनसे कुछ सीखते हैं और वो गलती नहीं करते और जो बेनिफिट है उसे भी बेनिफिट में और बढ़ाते चलते हैं, वो होते हैं तीन लोग। बात करते हैं formulation of human resource strategy। Human resource is a planning process that identify current and future human resource। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, जो बताती है करंट और फ्यूचर कि हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी अभी फ्यूचर में और आगे चल के, वो बताती है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। Implementation of human resources strategy, assessing the current HR capacity। अब ये हमारी पहले हम पता करते हैं, पहले में हम पता करेंगे कि हमें जो HR ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है वो कितनी है, ठीक है। दूसरा, फॉर
फोरकास्टिंग एचआर रिक्वायरमेंट, आगे चल के हम कितने रिक्वायरमेंट हो कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की, ये दूसरा फेस होता है। फिर गैप एनालाइज, अब जितने हमारे पास है, जितनी हमें जरूरत है, इनके बीच कितना गैप है वो हम देखते हैं। ये हो गया तीसरा। फिर डेवलप एचआर स्ट्रेटेजी टू सपोर्ट स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम एचआर स्ट्रेटेजी, ह्यूमन स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करने में मदद करता है, वो होती है डेवलप एचआर स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, जो आपको बहुत आसान से पता होंगे, बस एक बार पढ़ लेना। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी आर ग्रुप लिशन एक्सप्लेन द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी। तीन हिस्सों में प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी को बांटा गया। बिजनेस स्ट्रेटेजी, कंपटीशन प्रायोरिटी एंड कंपटीटिव एडवांटेज। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी में तीन, डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, मार्केट सेगमेंट। कंपटीशन प्रायोरिटी में प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, प्रोडक्ट मिक्स, सर्विस, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। और कंपटीटिव एडवांटेज में फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉस्ट, लो कॉस्ट। अब तीनों को बढ़ते हुए आगे चलते हैं। डिफरेंशिएशन प्रोजेक्ट, कंपनी ट्राई टू मेक अ प्रोडक्ट डिफरेंस एंड यूनिक फ्रॉम दैट कंपटीटर। अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंट होना चाहिए अपने कंपटीटर से, यानी कि जैसा उसने बनाया वैसे सब्स्टिट्यूट नहीं होनी चाहिए, थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए कि लोग हमारे तरफ, जो कस्टमर है हमारे तरफ अट्रैक्ट हों। फिर cost leadership strategy. The company tried to dismiss its cost of production by repairing economic of scale large volume production in the single batch. अब क्या होता है कॉस्ट लीडर, जैसे जैसे हमारा कॉस्ट कम होगा वैसे वैसे हमारे प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होंगे। तो हम थोड़ा थोड़ा सामान ना करके जब बहुत ज्यादा एक ही बार में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में एक ही बार में हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, मटेरियल खरीदेंगे, तो उसका हमारा कॉस्ट कम लगेगा, जिससे हमारे प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होंगे। तो वही बताया गया कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में। Market segment strategy. In a market segment strategy, the company divide the market according to type of customer. It has to be focused target. It sell different product and service different type of customer. अब मार्केट सेगमेंट स्ट्रेटेजी में क्या करता है कि जो अपने मार्केट है उसे अलग अलग हिस्सों में बांट देता है। कैसे कस्टमर को कैसे नीड है, कैसे कस्टमर को कैसे नीड नहीं है, वैसे वैसे हिस्से में बांट देता है, और उसी उसी तरीके से जिस जिस कस्टमर को जो जो नीड होती है उसे वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटजी, कंपनी सेल इट प्रोडक्ट एट वेरी स्मॉल प्राइस। जब अपनी प्राइस होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि लोग अफोर्ड कर सके, ऐसी नहीं कि अफोर्ड ही ना कर पाए, ऐसी होनी चाहिए हमारी प्राइस। और ऐसे क्या होगा, जब हमारे कॉस्ट कम होंगे वैसे भी हम प्राइस कम रखेंगे तो लोग हमारी अफोर्ड कर पाएंगे, प्रोडक्ट को खरीदने में आसानी होगी। क्वालिटी स्ट्रेटजी, प्रोड्यूस सेल प्रीमियम गुड एंड सर्विस। जो हमारी क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि अगर खराब होगी तो हमारा लॉयल्टी जो कस्टमर के ऊपर है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसका भी हम ध्यान देते हुए चलेंगे। डिलीवरी स्ट्रेटेजी, कंपनी डिलीवर इस प्रोडक्ट एंड सर्विस देयर कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन अ फिक्स टाइम। जैसे डोमिनो या पिज्जा हट करते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर हम आपके घर पे होंगे पिज्जा के संग, वैसे ही हमारे अपने डिलीवरी स्ट्रेटजी को जितनी जल्दी हो सके और उतने सही तरीके से हो सके उतने सही तरीके से करना चाहिए। प्रोडक्ट मिक्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट्स मिक्स, and products mix a group of product which are sold by the same company, for the example of हिंदुस्तान लीवर। जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए, मतलब एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट हैं। अब हिंदुस्तान लीवर यहाँ एग्जांपल दे, उसी की बात कर लेते हैं, वो शैम्पू भी बनाता है, फिर से साबुन भी बनाता है, ऐसे वो जितने भी होम प्रोडक्ट हैं वो सब बनाता है। तो हिंदुस्तान अपने क्या प्रोडक्ट मिक्स का स्ट्रेटेजी चलाता है। अब सर्विस स्ट्रेटेजी, जैसे हम प्रोडक्ट की, जो हमने प्रोडक्ट क्या बनाया है उसकी सर्विस 24 आवर होनी चाहिए, ऐसी हम कस्टमर सर्विस बनाए जिससे हमारी कंपनी और अच्छी होगी और अट्रैक्टिव होती जाएगी। इको फ्रेंडली, हम जो भी प्रोडक्ट बनाए वो इको फ्रेंडली हो, ये ना कि नुकसान पहुंचाए। जैसे हम प्लास्टिक बनाते हैं, प्लास्टिक से क्या होता है हमारे इन्वायरमेंट को हानिकारक होता है, तो ऐसी प्रोडक्ट ना बनाए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा हानिकारक हो। फिर
Flexible response strategy. Flexible response strategy set to use when a company make required changes in a production plan according with the emerging change in the market. फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे बाहर के इन्वायरमेंट इंडस्ट्री में चेंजेस आते रहे हमारी कंपनी भी लायक हो कि फ्लेक्सिबल ला सके, ऐसी हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लो कॉस्ट इसलिए ये बता दे कि हमारी प्रोडक्ट जो होनी चाहिए मार्केट में वो हमारी कॉस्ट बहुत कम होनी चाहिए जिससे लोग अफोर्ड कर सकें। अब फॉर्मुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी क्या होता है? लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। ये क्या होता है? सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल। बहुत सारे सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं जिसमें ड्राइविंग फोर्सेस एंड इंटीग्रेटेड एटीट्यूड दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट गोल प्लान पॉलिसी बिटवीन द पार्टनर अक्रॉस द गिवन सप्लाई चेन। ये ऐसे प्रिंसिपल और गाइडेंस होते हैं जिससे हमें पार्टनर और सप्लाई चेन के बीच में हमें कोऑर्डिनेट बनाने में मदद होती है, उसे कहते हैं लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी। अब आगे चलते हैं स्ट्रेटेजी लेवल। स्ट्रेटेजी लेवल, टॉप लेवल इज द स्ट्रेटेजी लेवल दैट डिफाइन द कंपनी सर्विस स्ट्रेटेजी। जो स्ट्रेटेजी तीन लेवल होते हैं, स्ट्रेटेजी लेवल, स्ट्रक्चर फंक्शनल लेवल और थर्ड इज फंक्शनल लेवल। स्ट्रक्चर और फंक्शनल लेवल ये तीनों एक ही में दे रखा है। जो स्ट्रेटेजी लेवल होते हैं वो सर्विस वाले होते हैं, वो ऊपर लेवल वाले होते हैं, ठीक है। वो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं नीचे लोगों के लिए और ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं हमारे कंपनी के। दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। In a strategic planning exercise, there is an interplay between a strategy and function operation. In our logistic strategy framework, function layer provide important input, functional structure layer. Channel design, Newton network strategy हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। एलिमेंट ऑफ लॉजिक स्ट्रेटेजी कुछ हिस्से दे रखे हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर और भी आपको ऐसे चैप्टर के बारे में जानना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और थैंक यू सो मच।